नमस्कार दोस्तों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक मुलाकात में हम हमेशा कुछ ऐसी खास शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने इस संसार को बेहतर बनाने में लोगों की सेवा के लिए अपने जीवन को दिया है, या फिर हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, ये दुनिया जैसी है, उसके अंदर कुछ न कुछ अच्छा बदलाव आ सके, कुछ अच्छा मिल सके लोगों को, ये प्रयास करते रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। आज स्टूडियो में हमारे साथ पुवड़ा अजय कुमार जी हैं, जो तेलंगाना राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। बहुत ही लंबे समय के पॉलिटिकल जर्नी में उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। आज वो तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उससे पहले उन्होंने अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर बाद में जनसेवा में अपने जीवन में जो भी चीज़ें हासिल की हैं, उसके बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार श्रीनिधि जी, स्वागत है आपका। पहले तो ये जब देखते हैं हम कि एक व्यक्ति जनसेवा के क्षेत्र में आता है, पॉलिटिक्स में जब आता है, सब लोगों के लिए आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग एस्पायर तो करते हैं कि वो लोगों की सेवा करें, बट एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे आना और फिर वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी रहती है। तो आपकी जर्नी कैसी रही? स्पेशली आप एक युवा चेहरा हैं, तो लोग जब देखते हैं तो यंगस्टर्स बहुत आकर्षित होते हैं, उनको लगता है कि भाई हमें भी ऐसा बनना चाहिए। तो बट अक्सर लोग उनके पीछे की जर्नी नहीं जानते। तो व्हाट वाज योर जर्नी लाइक? कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आप जनसेवा में आए? हमारा पिताजी जो है वो राजनीति में, वो भी स्पेसिफिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में पिछले 50 साल से जनसेवा में थे जी। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधायक थे 2 बार और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम करे थे 2 बार। और उस राज्य में कंबाइंड आंध्र प्रदेश जब था तब वो उन्होंने अपोजिशन लीडर के शख्सियत से काम करे थे। जी। बेसिकली हमारा फैमिली जो है एक पॉलिटिकल फैमिली है और हमारे पिताजी काफ़ी दिनों से लोगों के मुद्दों पर और ख़ास करके गरीबों के मुद्दों पर जो है उन्होंने काफ़ी लड़ाई किया था। हमारे डिस्ट्रिक्ट भी वैसे एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था एक ज़माना में जी। जो तेलंगाना बनने से पहले तक जो है बैकवर्ड रही थी। तो उस बाद 2011 तक हमारे पिताजी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। उसके बाद जो उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दिया है और 2012 में मुझे उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना पड़ा था। मगर जो उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी में काम करे थे इतने साल, तो कम्युनिस्ट पार्टी में जो सक्सेसिव पॉलिटिक्स जो उसके लिए कोई मौका नहीं रहता है। तो हमारे पिताजी ने यही बात बोला है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में या प्रजा सेवा में आना है तो खुद आपके पैरों पर खड़े होना, कोई पॉलिटिकल सक्सेशन नहीं मिलेगा आपको, या कोई मतलब घर से जो है आपको जो है मदद नहीं मिलेगा। तो एक मुश्किल की बात थी और 2012 में मुझे इस रास्ते को चुनना पड़ा था। और काफ़ी मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हमारे स्टेट में हमारे पिताजी को चाहने वाले और फॉलोअर्स बहुत सारे थे और वो सब लोग जो है मुझे मदद किया। और 2014 में जो पहली बार जो मैंने विधायक लड़ा था, तो उस वक्त जो है हमने चुन के आया था। एक बड़ा इलेक्शन हुआ था 2014 जो तेलंगाना जब बना था जी। जो तेलंगाना बनने के बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग अलग हो गया, तेलंगाना एक नया राज्य बन गया था। तो उस नया राज्य में जो पहला जो खम्मम का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैंने विधायक जैसा लोगों से चुन के आया था, लोगों के आशीर्वाद से, वहाँ के लोगों के आशीर्वाद से। और उसके बाद 5 साल जो मैंने काम किया था केसीआर साहब के पार्टी में शामिल होके, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो तेलंगाना को हासिल किया है और तेलंगाना को डेवलपमेंट में आगे बढ़ाया है जी। और हमारे यंग लीडर जो केटीआर साहब आप सब जानते हैं, केटी रामाराव कहते हैं, हमारे अर्बन डेवलपमेंट एंड आईटी मिनिस्टर, हु इज वेरी पॉपुलर यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया, फेस ऑफ ए यंग जनरेशन। वो खास करके मेरा बहुत अच्छा दोस्त था पहले से, उन्होंने मेरे को इंकरेज करके इस पार्टी में दोबारा मेरे को 2018 में और एक बार मौका दिया कॉन्टेस्ट करने का। एक बड़ा इलेक्शन हुआ था जिस इलेक्शन में हमारे डिस्ट्रिक्ट में सारे के सारे मतलब 10 लोग हमारे दल से जो खड़े हुए थे,
9 हार गए थे, मैं सिर्फ अकेला जीत के आया था। मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एग्रीकल्चर में बैंगलोर में, एग्रीकल्चर ऑफ यूनिवर्सिटी साइंसेस से। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स मतलब भाई आप वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब अगर आपको जाना है तो आपको फुल टाइम जाना है, आपको उसके लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ चाहिए नहीं, आपको कुछ चाहिए तो बस आपको लोगों का बल चाहिए होता है। बट आपके साथ एक अपवाद है कि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने अलग अलग फील्ड्स में पढ़ाई की है, अलग अलग जगहों पर आपने पढ़ाई किया। आपने बैचलर्स पूना में किया, मास्टर्स आप बैंगलोर से करके आए, आपका कर्म क्षेत्र जो है वो तेलंगाना है अभी। तो एक वेरीड एक्सपीरियंस के साथ आप आते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड्स आपके अलग अलग एक्सपोजर के साथ आपका मिला हुआ है। तो ऐसे में जब आप पॉलिटिक्स में आए तो कैसा आपका मन बना? मतलब जो चैलेंजेस तो नो डाउट आपके पास आए होंगे, बट ये भी तो एक चैलेंज रहा होगा कि भाई आप एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं एंड देन पॉलिटिक्स में आते हैं। और श्रीनिधि जी, और एक भी इसमें अनदर फैसेट आल्सो आई वांट टू ब्रिंग इट योर नोटिस। और एक फैसेट क्या है, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर करके उसके बाद जो है मैंने मेडिकल प्रोफेशन में मेडिकल कॉलेजेस हम चलाए। तो अभी 22 साल से हमारे खम्मम में द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज विच वी हैव ऑन द नेम ऑफ ममता मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पे हमने मेडिकल एमबीबीएस और बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन और सुपर स्पेशलिटी भी चलाते हैं। खास करके हज़ारों को जो है हमने डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट भी बनाया। तो हम मेडिकल प्रोफेशन के अंदर भी हैं। इस देवभूमि पे मुझे ऐसा अवसर अपॉर्चुनिटी मिला था 2014 में, जब मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो यहाँ पे जो है मैं जो है माउंट आबू आ सका था। ये सारे मतलब आपने कहा था, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि अक्सर पॉलिटिशियन को समझते हैं कि अनपढ़ होते हैं, अदरवाइज अनकल्चर्ड होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं। मगर बहुत सारे आजकल जो है युवा नेता जो है बहुत ही एजुकेटेड है और एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ साथ जो है काफ़ी एक्सपीरियंस भी उनके साथ ला रहे हैं। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस है, मेडिकल प्रोफेशन का एक्सपीरियंस है, कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस है, ये सारे एक्सपीरियंसेस के साथ मैंने जब मेरे पिताजी का लेगेसी भी लेके आया था, जो साथ साथ मेरे को पाल पोस कर बड़ा करके उन्होंने उनका जो उनका राजनीति का जो टोटल एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मैंने देखते आया। तो इस पर जो है मुझे एक ऐसा वैरिड एक्सपीरियंस के साथ, जैसे बाबा के घर में कहते हैं, ये गुलदस्ता जैसा, मतलब पूरे एक्सपीरियंसेस के साथ जो है मुझे आज आप देख रहे हैं। तो इस पर मुझे नाज है कि मैं हर फैसेट के एक्सपीरियंस करता हूं और हर एक का जो समस्या जो है मैं समझ सकता हूं, और उस समस्या को हल करने के लिए आज हमारे राज्य में, जो तेलंगाना राज्य में, मुझे एक मंत्री के नाते काम करते वक्त बहुत सारे ऐसे मसले मुद्दे आते हैं जिसका हल करने के लिए, उसके समाधान देने के लिए मुझे एक अवसर भगवान ने दिया है। उस रूप पे मैं आगे हूँ। मगर आप जैसा बोलते हैं कि युवा नेताओं को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड वेरी क्लीन एंड वेरी एक्सेसिबल, वेरी मच एक्सेसिबल। लोगों को जो है बहुत ही आसान से आपको आके मिल सके और आप करप्शन से दूर रहे, एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन देवे। ये यंगस्टर्स का और यूथ जनरेशन का एस्पिरेशन होता है। एंड जब कोई पॉलिटिशियन जो मेरे जैसा यंग एज में जो मंत्री बनता है, तो उस पर जो है एस्पिरेशंस और बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। वो सबको निभाना है, वो निभाते हम आज जो है हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय केसीआर साहब के सपोर्ट से जो है हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हैं। वैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी डेवलपमेंट में काफ़ी हम आगे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ एक मंत्री होने के नाते बहुत सारे लोग आपके पास बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप अपने इनर चैलेंजेस को या आउटर चैलेंजेस को, जो बाहर लोग समस्याएं लेकर आते हैं, उसे डील करने के लिए गजब का स्ट्रेंथ चाहिए होता है, एक व्यक्ति के अंदर एक बल चाहिए होता है। वो आप कहाँ से लाते हैं? क्या आप प्रयास करते हैं जिससे आप अपने आप को एक सदृढ़ शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में बनाए रखते हैं ताकि आप लोगों की मदद कर सकें? ये आप एक सही प्रश्न जो हमें पूछा है, तो काफ़ी ताकत की ज़रूरत होती है। जैसे आपने कहा है, ये ताकत जो है अंदर से आना चाहिए, जो बाहर का ताकत नहीं। ऐसा नहीं कि हमें मजबूत बनना चाहिए, सिक्स पैक बनाना चाहिए, ये नहीं। ये ताकत जो है अंदर रहना चाहिए। इस ताकत का मेन जो हार्ट ऑफ द पावर, इट इज़
इट इज़ द इंटीग्रिटी ऑफ ए पर्सन, लाइक अगर आपका नीयत ठीक है तो सुबह उठकर फिर शाम में फिर डे कॉल ऑफ करने से पहले हम कितने लोगों का समस्या को सुलझाएं, कितने गरीबों का जो है समस्या को सुलझाएं, और कितने जो नीडी पीपल जो आपके पास आते हैं और उन लोगों का प्रॉब्लम को जो सॉल्व करे हैं, उस सेटिस्फैक्शन जो है कल के दिन के लिए काफ़ी टॉनिक देता है, काफ़ी एनर्जी देता है जी। मेरे एग्जाम्पल जो है इसमें जो है मेरा वाइफ का जो रोल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इन्होंने जो है 2014 में मैं विधायक बना था, उससे पहले ही जो है उन्होंने ब्रह्म कुमारी इस समाज में जुड़ी थी, और मतलब उतना एक्टिव तो रोल नहीं था तब, बट जैसे मैंने विधायक बना था पहले 2 महीने के अंदर ही हमको जो है यहाँ पे बाबा ने बुला लिया है। तो 2014 वी केम फॉर अ मेडिकल कॉन्फ्रेंस ओवर हियर, और उसके बाद जो है माय वाइफ शी हैज़ बिकम मोर कमिटेड टुवर्ड्स ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, और उन्होंने बाद में जो है स्लोली प्रैक्टिसिंग करते करते बीके बन गई हैं, और उसके वजह से जो है हमारे घर में जो है बहुत सारे शांति रहता है और लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस होता है हमारे घर में। मेरी वाइफ जो है मेडिटेशन सुबह करती है, उसके बाद जो है हम बाबा को भोग देते हैं, भोग लेके उसी भोग से हम जो है हमारा खाना खाते हैं, और इसके साथ साथ हमें कुछ एक ऐसी मतलब शांति वातावरण जो घर में मिलता है उसको लेके जो है मैं बाहर जाता हूँ, तो उस पॉजिटिविटी एंड पीसफुलनेस ऑन माई माइंड ऑलवेज हेल्प्स मी, कीपिंग मी काम, कीपिंग मी मोर एनर्जेटिक, और ज़्यादा इरिटेशन नहीं होना, ज़्यादा गुस्से में नहीं आना, और पीपल एस्पिरेशंस आर मोर, समटाइम्स यू मे नॉट बी फुलफिलिंग ऑल एट वंस, बट स्टिल इतना ही शक्ति फिर दूसरे दिन के लिए मांगते हैं, घर आके जो वो शक्ति लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस बात को जितनी सिंप्लिसिटी से बताया, मैं समझता हूँ ये चीज़ें इतनी सिंपल हैं और अक्सर हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। और आप जैसे पोजीशन पे जब एक व्यक्ति इस चीज़ को समझता है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसको यूज़ करता है उन पावर्स को, तो नेचुरली बेहतर रिजल्ट्स दे पाता है। मैं इसी से रिलेटेड एक प्रासंगिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अक्सर करके ये देखा जाता है कि लोग ऐसा समझते हैं, यंगस्टर्स की हम बात करें, क्योंकि आप एक युवा नेता हैं इसलिए भी बहुत लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी एक रिडंडेंट सी चीज़ है, वो बहुत ही प्राचीन चीज़ है, वो बहुत ही ओल्ड वाली चीज़ है। आज भी अगर हम किसी से बात करते तो पीपल से स्पिरिचुअलिटी तो जो रिटायर हो गए हैं, जो ओल्ड एज हैं, उनके लिए है, ऐसा सोचते हैं। ऐसे समय पे वेयर डू यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि आज के समय में ये कितना प्रासंगिक है, वेयर आर द यूजेस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन करंट टाइम्स, आप कहाँ देखते हैं स्पिरिचुअलिटी को? श्रीनिधि जी, एक बात है, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग टू डू विद द एज। सी बेसिकली द स्पिरिट्स दे कम फ्रॉम योर सोल, योर हार्ट एंड योर सोल are the main two reasons for the spirits to come out from you or to think about the spirituality. तो जैसे आप समझते हैं वैसे ही लोग मतलब मानते हैं, जैसे आपने पूछा कि आप नहीं समझते, मगर आप पूछा है कि लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअल जो होते हैं बूढ़े होते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग टू डू विद द एज, स्पिरिचुअलिटी इज विद योर माइंड। तो आपका माइंड यंग है तो आप एज में ओल्ड भी हैं तो आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और अदरवाइज यू आर young in age but your mind is spiritual, then obviously you are dragged to spirituality. And what spirituality says, spirituality doesn't preach you a religion, right? Spirituality preaches you humanity, and spirituality preaches you to help others, you know, help them others. So ये हर मजहब में जो है स्पिरिचुअलिटी होता है, या हिंदुइज्म में होता है, क्रिश्चियनिटी में होता है, इस्लाम में होता है और बुद्धिज्म में होता है, सभी में स्पिरिचुअलिटी होता है। बट एंड ऑफ द डे द डेस्टिनी ऑफ द स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट सर्विस टू मैनकाइंड। हम वो पॉलिटिक्स में रह के भी करते हैं, बट व्हाइल डूइंग सो व्हेन यू आर स्पिरिचुअल your out product would be more effective than others. So उस पर जो है हम खास करके ये सोचते हैं कि being spiritual in politics also you can achieve better results. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। मतलब स्पिरिचुअलिटी कॉम्प्लीमेंट करती है, आपको बेहतर बनाती है, भले आप किसी भी फील्ड में हो, एज मैटर नहीं करता, आपकी उम्र का आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। एक और आखिरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप ब्रह्मा कुमारीज़ में पहले भी आपका आना हुआ है, आप ब्रह्मा कुमारी से इतने समय से
नज़दीक से देखते आए हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में आपका आना हुआ है। यहाँ जो चीज़ें आपने देखी हैं, यहाँ जो चीज़ें आपने महसूस किया है, आपका कुछ अनुभव, कुछ अच्छी बातें जो आपने देखी, जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ज़रूर, जब भी मैं पिछली बार आया था, माउंट आबू आया था, अभी भी बाबा के घर आए। अब तो हम बाबा के बच्चे बन गए हैं। तो माय वाइफ एंड माय सन एंड माई सेल्फ, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ बाबा। तो हम बाबा के घर जब आते हैं तो पिछले बार और अब की बार, इस बार इसलिए आया कि मैं बाबा को धन्यवाद कहने के लिए, क्योंकि मैं जब दूसरी बार विधायक बना, विधायक बनने के लिए भी बहुत सारे हमारे सिस्टर्स और ब्रदर्स जो है बहुत उमंगे रखे थे बाबा के सामने, और बहुत प्रेयर्स भी रखे थे। बनने के बाद जो है एक 6-7 महीना मुझे मंत्री नहीं बनाया था। तो उस वक्त भी हमारे पास जितने सारे दीदियाँ और सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन सारे सेंटर्स, वो सारे जो है इतने बार जो है बाबा से रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब को मौका दें, और एंड माय वाइफ वाज ऑलवेज सेइंग दैट बाबा इज विथ अस एंड बाबा विल गिव यू डेफिनेटली। और इस बार तो मैं सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए, और मेरा ये जो झुकाने के लिए आया था, मेरा जो कर्ज था उस लिए आया हूँ यहाँ पे। मगर बहुत अच्छा हुआ है। आज सुबह मैं ऊपर गया था माउंट आबू में, और चारधाम गया था और बाबा के पास गया। बाबा के पास जाके वहाँ फिर सुबह में मुरली में भी शामिल हुए थे। उसके बाद जो है मैंने थोड़ी देर वहाँ पे टाइम बिताया था। बहुत अच्छा, और भी पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है। काफ़ी काम अभी मुझे करना है, तो इसमें थोड़ा मेरा डाउट्स था, तो बाबा से पूछना था। तो हम ऊपर जाके बाबा से पूछ लिया और एक चिट्ठी भी दे दिया बाबा को कि जो भी मुझे करना है और भी जो ड्यूटीज़ है उसके लिए बहुत सारे ताकत हमें दे और इतना पॉजिटिविटी दे। वो हमें अच्छा लगा। और दूसरी बात है, ऊपर हमने हॉस्पिटल भी मैंने विजिट किया, क्योंकि हमने बोला था कि वी हैव मेडिकल कॉलेज इन द हॉस्पिटल। सो उस एक्सपीरियंस में भी वो हॉस्पिटल जो हमने विजिट किया है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल। वहाँ पे ऊपर जो विजिट हुआ, मेरा विजिट से मालूम हुआ है कि अच्छा सर्विस वहाँ पे कर रहे हैं और एक्सपेंशन भी हो रहा है। और जिस तरह से जो सर्विस जो मिल रहा है, तो सर्विस टू मैनकाइंड, स्पिरिचुअल सर्विस और सर्विस टू द वर्ल्ड, सो मेनी कंट्रीज, सो मेनी सेंटर्स। और जो स्ट्रेस में होते हैं, खास करके आज के युवा पीढ़ी जो है, जो स्ट्रेस में होते हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी जो है सर्विस हो रहा है। हमारे हैदराबाद में एक ऐसा सेंटर, बहुत अच्छा सेंटर है हमारे पास जो है शांति सरोवर, वहाँ बहुत बड़ा सेंटर बना है। तो वहाँ पे तो हज़ारों लोग जो पार्टिसिपेट होते हैं प्रोग्राम्स में, उसमें खास करके आईटी के युवा पीढ़ी जो है वो लोग जो भी शामिल होते हैं। मेरा जो थिंकिंग जो है, जहाँ तक जो हमारे राज्य में, तेलंगाना में और तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में भी बहुत सारे सेंटर्स और भी खुलना चाहिए, और भी बाबा के बच्चे जो है स्प्रेड होना चाहिए, और बाबा का मैसेज हर रोज़ जो है लोगों को पहुंचना चाहिए, ताकि इस मोड़ पर जो बाबा देखे हैं उस मोड़ पर हमारा भी प्रांत में विस्तार हुए। बहुत ही अच्छी भावनाएं आपने व्यक्त की, और आपने बहुत ही ऑनेस्टी से ये चीज़ें बताई कि आपका पर्सनल कनेक्ट क्या है और आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं। एक आखिरी चीज़ जाते जाते मैं हमारे दोस्तों के प्रति, जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, उन सभी दोस्तों के प्रति आप कुछ एक मैसेज देना चाहें, कि कोई एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज हो जो आप चाहते हैं कि वो करना शुरू करें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। आजकल की युवा पीढ़ियों से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि बैड इविल्स से दूर रहना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपके अंदर जो है, जो मन के ऊपर कंट्रोल और तन के ऊपर कंट्रोल पाना चाहिए, ज़रूरी है। उसके लिए राजयोगा एक बेटर टूल है। तो राजयोगा करने से, मेडिटेशन करने से जो है आप अपने इंद्रियों के ऊपर जो है कंट्रोल आ सकते हैं, और आपके लाइफस्टाइल जो है बहुत सीधा साधा हो जाता है। आप क्रोध से विमुक्त हो जाते हैं, आप दूसरे बैड इविल से भी विमुक्त हो जाते हैं, और डेफिनेटली फॉर ए era of golden age, you have to become the volunteers to go forward and take this world to the golden age. तो सभी दर्शकों से और सभी हमारे भाई बहनों से बस यही हमारी मैसेज है कि सुख रहो, संतुष्ट रहो और खुश रहो, और कभी भी हंसते रहो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही।
मैं समझता हूँ आपको देखते हुए भी लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि हम पूरे प्रोग्राम के दौरान आप मुस्कुराते रहे, आप कितने उस पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करते हुए उसके एग्जाम्पल के रूप में आप सामने बैठे रहे। मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे यूनिक एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो आपको एक ऐसे मोड़ पर ले आई हैं, तो ऐसे कुछ रोचक अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। सही बात है। 1994 में मेरा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और आई मेट विथ ए रोड एक्सीडेंट जी। तो जहाँ पे मेरा जो वो पुराना गाड़ी मारुति 800 था, उस विंडशील्ड का ब्रेकेज हुआ था और विंडशील्ड का जो ग्लासेस जो है वो जो है मेरे मुंह पे पूरे गए और आई हैड पियर्सिंग इंजरीज इनटू माय आईज and I became blind for almost 6 months. Oh. And out of a series of surgeries, so I could get the vision back. जी. So I know the value of vision. जो value of vision ये दो आंखों से जो दिखते हैं, तो वो value of vision मुझे मालूम है। तो इसके वजह से मुझे जो है value of the life भी बहुत अच्छा मालूम हुआ है। और उसके बाद और एक ऐसा एक पर्सनल लॉस हुआ है कि 2005 में हमारी बच्ची जो है मतलब आवर डॉटर शी सर्वाइव्ड फॉर 10 years and 10 months and due to some genetical disorder she passed away and my wife really was shattered with mental stress जी. और उसके बाद जो ये जो इनको जो सहारा मिला है, ब्रह्म कुमारी इसकी सहारा मिला है, इस तरफ जो मेडिटेशन के तरफ जो सहारा मिला है मेरे वाइफ को, उससे उन्होंने जो एक काफ़ी जो है एक टफ लेडी बनी है। और हमारे घर में भी जितने भी मतलब जो हादसे हुए हैं, जो लॉसेस हुए हैं, उससे बाहर निकलने के लिए हमें एक अच्छा मौका और अवसर जो है बाबा के बच्चे बनने से मिल गए थे। और उसके बाद हम धीरे धीरे हमारे पर्सनल लाइफस्टाइल में भी चेंजेस बहुत आए हैं। आज के दिन we think we are a complete family because of the impact of Baba on our lifestyle. क्या बात है, कितनी बेहतरीन बात आपने कही। देखिए ये जो आप जिस तरीके से इस चीज़ को कह रहे हैं, अक्सर लोग अपने दर्द को छिपाते हैं, जो स्कार्स उनके लाइफ में आए हैं, जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, लोग उनको छुपा के रखते हैं। बट जब आपने एक बात अभी शेयर की और इतनी ऑनेस्टी के साथ, इतनी निर्भीकता के साथ आप वो चीज़ कह रहे हैं और एक बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ कह रहे हैं कि देखो कि कितना फ़ायदा हो सकता है आपको। और मैं समझता हूँ ये एग्जाम्पल शेयर करना बहुत ही प्रेशियस एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बस उस चैलेंजेस से कैसा बाहर पड़ना और उसके लिए कौन से मतलब तरीका निकाले हैं। तो हम तो इस तरीके से उस स्ट्रेस से बाहर पड़े हैं कि वो बाबा के तरीके से बाहर पड़े हैं। और आज जो पॉजिटिविटी, हम नेगेटिव बिल्कुल बात नहीं करते घर में जी, नेगेटिविटी नहीं रहता है, बिल्कुल पॉजिटिविटी रहता है। तो उस पॉजिटिविटी से जो है हम हर बार जो है हम जो चाहते हैं वो विजय हमें प्राप्त होता है और विजय प्राप्त होते रहा है। और आने वाले दिनों में आज आके कल और आज जो हम सीखें और भी हम जो है बहुत ही एनर्जेटिक हुए हैं और बहुत ऐसे नॉलेजेबल इनपुट्स जो मिले हैं जिसको जो हम प्रैक्टिस में ला सके हैं। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। थैंक यू सो मच कि आप ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सके और मैं समझता हूँ इससे बहुत सारे लोगों को इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पुवड़ा अजय कुमार जी, जो तेलंगाना राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। उनके साथ बातचीत करते हुए हमने कितनी अच्छी सी बातें सुनी हैं। स्पिरिचुअलिटी का लाइफ में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। आप अपने चैलेंजेस को एक बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, अपने जीवन में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, हर दिन के लिए एक नई शुरुआत, एक शक्तिशाली शुरुआत आप कर सकते हैं। और उन्होंने अपने शब्दों में अपने जीवन के अनुभव हमारे सामने जिस ऑनेस्टी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ शेयर किए, वो हम सब के लिए एक उदाहरण है। अक्सर करके अगर हम इन छोटे छोटे प्रयासों से अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं तो हम लोक कल्याण की भावना से, जन सेवा की भावना से बहुतों के लिए मददगार बन सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी का सही अर्थ यही है कि हम लोगों की मदद कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें और दुआएं कर सकें, हाथ बढ़ा सकें मदद के। एक मुलाकात में बस इतना ही, फिर एक नई कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।